दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया पर इसराइल ने की एयर स्ट्राइक्स, मचाई बड़ी तबाही। अल शरा से पूछ रहे लोग कब बदला लेगा रे फैजल। इजरायली पार्लियामेंट में दिखा कुश्ती जैसा माहौल। सिक्योरिटी गार्ड्स ने होस्टेजेस की फैमिली को गिरा गिरा कर और रपटा रपटा कर मारा। नेतन्याहू ने हमास को दी बहुत बड़ी धमकी। कहा अब ऐसे नतीजे झेलोगे जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते तुम। गजा को ट्रंप के प्लान से बचाने के लिए आज होगी अहम अरब समिट। मिस्र के बनाए प्लान से हमास के साइडलाइन हो जाने के आसार। आई खास रिपोर्ट। इस्राएली मिनिस्टर्स ने की डिमांड, गजा को पूरा कब्जाया जाए, हमास को झुकाने के लिए राशन के गोदामों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। और ईरान में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। उधर यूएई और ओमान के बीच नई बॉर्डर क्रॉसिंग खुलने से व्यापार को लगेंगे पंख। सवाल खैर, शुरुआत करते हैं खबरों से, फिर बड़ी खबरें भी आएंगी। इजराइल ने कल रात ऐलान किया कि उसने सीरिया के करदाहा इलाके में एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया जहां पुरानी सीरियन हुकूमत यानी कि बशर अल असद के वक्त के असलहा रखे हुए थे। यह असलहा अब अहमद अल शरा की हुकूमत की जिम्मेदारी थे, लेकिन अल शरा इजराइल को कोई भी जवाब देने से वैसे ही बच रहे हैं जैसे इंडियंस को कोई 15 लाख देने से बचता आ रहा है। इजरायली फौज ने मंडे की रात को यह कहा कि उन्होंने सीरिया में एक ऐसी मिलिट्री साइट को निशाना बनाया जहां पुरानी सीरियन हुकूमत के असलहा रखे हुए थे। करदा बशर अल असद का असल शहर है, यानी उनका होम टाउन है, जो टार्टस पोर्ट के नॉर्थ में वाक़ है। सीरियन स्टेट न्यूज़ एजेंसी सना ने यह रिपोर्ट किया कि इजरायली ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट्स के हवाई हमले टार्टस शहर के आसपास किए गए, लेकिन अब तक कोई इंसानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि जहां बॉम्ब्स और मिसाइल्स गिरी हैं, वहां हथियार रखे होने की वजह से भारी तबाही होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। सीरिया से एक दूसरी खबर है, मुख्तसर सी है। सीरिया के साउथ में मौजूद शहर देर एजोर में एक धमाके में 3 लोग मारे गए जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक धमाके की वजह अब तक नामालूम है। मैंने 3 अखबार पढ़े और तीनों में इतनी सी ही खबर थी, तो सना की खबर जो सीरिया की ही नेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसी की खबर मैंने आपके सामने रख दी। सर बढ़ते हैं आगे। इजरायली पार्लियामेंट जिसे नेसेट कहते हैं, वहां कल रात जमकर दंगल हुआ। कुश्ती जैसा माहौल बन गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने होस्टेजेस की फैमिली को गिरा गिरा कर रपटा रपटा कर मारा, मतलब भगा भगा कर। हमारा रपटाना बोलते हैं कुछ जगह पर। नेसेट में शदीद झगड़े तब बढ़ गए जब 7 अक्टूबर के अफेक्टेड खानदानों को पब्लिक गैलरी जो है नेसेट की, वहां दाखिल होने से रोक दिया गया। बोले कि यार ये क्या वजह है? वो भिड़ गए। फुटेज में देखा गया, जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि लड़ाई झगड़ा यूट्यूब पर चलता नहीं है। आप स्क्रीनशॉट देखिए, 1 2 3 4 ऐसे करके फुटेज में देखा गया कि गार्ड्स कैंपेनर्स से झगड़ रहे हैं, फैमिली से। गार्ड्स और कैंपेनर्स के दरमियान हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। कुछ लोग नीचे गिर गए, कुछ लोग जमीन पर गिरा दिए गए, कुछ हवा में उछाल उछाल कर फिर गिराए गए और एक शख्स को मेडिकल मदद की जरूरत पड़ गई। इसराइल का चैनल 12 है, चैनल 12, उसने रिपोर्ट की कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों के हाथों मारे गए यार्देन बुस्किला के वालिद बेहोश हो गए इस मारापीटी से। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। बताओ, अभी ये वाजे नहीं है कि होस्टेजेस की फैमिलीज को गैलरी में दाखिल होने से क्यों रोका गया, मगर इन फैमिलीज की काउंसिल ने नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया पहले, और बाद में उनसे इस्तीफा देने की डिमांड की कि तुम्हारे यहां रहते हुए नेसेट में हमारे साथ मारपीट हो गई, हम लोगों के साथ। बताओ भला। अब आते हैं सबसे अहम खबर पर। सर जरा सब्र से सुनिएगा। मिस्र का गजा के लिए प्लान, जो ट्रंप के मिडिल ईस्ट रिवेरिया प्लान का जवाब है, उसमें हमास को साइडलाइन किया जा सकता है, यानी यूं समझ लें कि पावर से बाहर। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि इसराइल और ट्रंप को हमास के नाम पर बिदकने के बहाने से बचाने के लिए या बिदकने का बहाना बनाने से रोकने के लिए मिस्र आज होने वाली अहम अरब समिट में इस प्लान को पेश कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र का एक तजवीज़ शुदा प्लान जो आज यानी कि मंगल को अरब लीग समिट में पेश किया जाएगा, उसमें हमास की जगह एंट्रिम बॉडीज को लाने का ऑप्शन पेश किया जा सकता है।
पावर में। ये एंट्रिम बॉडीज अरब, मुस्लिम और वेस्ट के कंट्रोल में होंगी। अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज और वेस्ट के कंट्रोल में होंगी। ये गजा का निजाम संभालेंगी। मिस्र का प्लान वाज़ेह नहीं करता कि ये तजवीज़ किसी मुस्तकिल अमन मुआहदे से पहले लागू होगी या बाद में। गजा के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग के बाद गजा का निजाम कौन चलाएगा। हमास अब तक किसी भी ऐसे प्लान को मंजूर करने से इनकार करता आया है जो फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। इस प्लान में कुछ अहम सवालात का जवाब नहीं दिया गया है। ये प्लान लीक हुआ है, किसी सोर्स के हवाले से राइटर्स को लगा है, तो ये बता रहा हूँ और ये बता रहे हैं कि आज पेश भी होगा यही। इस प्लान में कुछ अहम सवालात के जवाब नहीं मिल पाते, जैसे गजा की दोबारा तामीर का खर्चा कौन उठाएगा, रिकंस्ट्रक्शन का, इस इलाके का निज़ाम कैसे चलेगा, और इतनी ताकतवर हथियारबंद तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी हमास, उसको आखिर कैसे साइडलाइन किया जाएगा। वो कैसे मानेगी हथियार डालने को, और क्या बाहर चले जाएंगे वो। मिस्री तजवीज़ के मुताबिक गवर्नेंस असिस्टेंस मिशन नाम ये है, एक एंट्रिम दौर के लिए हमास की हुकूमत की जगह लेगी जो इंसानी मदद और दोबारा तामीर का जिम्मा उठाएगी। प्लान का मुख्तसर सा खाका समझें। अगर हमास हुकूमत में रहा तो गजा की दोबारा तामीर के लिए किसी बड़े इंटरनेशनल फंड की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए हमास को साइडलाइन करना ज़रूरी होगा ताकि अमेरिका और इजराइल बिदके ना, और वेस्ट के भी कुछ लोग। मिस्र, जॉर्डन और गल्फ अरब स्टेट्स तकरीबन एक महीने से ट्रंप के प्लान का जवाब देने के लिए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। इस प्लान को अब तक किसी अरब लीडर की तरफ से ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया गया है, तस्लीम भी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है। गवर्नेंस मिशन की निगरानी कौन करेगा ये वाज़ेह नहीं किया गया, जो रिपोर्ट राइटर्स में आई और हम मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से आपको दिखा रहे हैं। वो तो कह रहे थे राइटर्स कि ये पन्ना भरो वो पन्ना भरो, हमने कहा भाई बाज आए, कौन अपनी डिटेल सारी दें। खैर, मगर कहा गया है, वाज़ेह नहीं है लेकिन कहा गया है कि गजा और दूसरी जगहों के फ़लस्तीनी माहिरीन इस सिलसिले में उनसे मदद ली जाएगी, उन माहिरीन से, उन एक्सपर्ट से। ये प्लान अमरीकी तजवीज़ को कतई तौर पर रद्द करता है जो फ़लस्तीनियों को गजा से खदेड़ने की बात करता है। अमरीका का प्लान, रॉयटर्स ने दावा किया कि उसे ये ड्राफ्ट एक ऐसे ऑफिशियल से हासिल हुआ है जो गजा के मुज़ाकरात में शामिल है, मगर उसने अपनी शनाख्त छुपाने को कहा है क्योंकि ये प्लान अब तक आम नहीं किया गया है। और बताओ उसने रॉयटर्स को देकर आम कर दिया। यही होता है, इसी को तो जर्नलिज्म कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले चीज पब्लिक डोमेन में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को एक बहुत बड़ी धमकी दी है, कहा है अब ऐसे नतीजे झेलोगे तुम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अगर हमास गजा में रखे हुए इजरायली होस्टेजेस को रिहा नहीं करता तो उसे ऐसे अंजाम भुगतने होंगे जो वो सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी इसराइल अब कुछ ऐसा करेगा या नेतन्याहू कुछ ऐसा करेगा जैसे उसने 15 महीने की जंग में नहीं किया। क्या होगा, कितना बड़ा बम मारेगा भाई, किस बात की धमकी दी है कि तसव्वुर में भी नहीं होगा। ये बयान उस दिन आया या उस दिन के एक दिन बाद आया जब इसराइल ने गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता रोका, जहां 6 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान जरूरी ग़िज़ा, पनाह और मेडिकल मदद पहुंच रही थी। सब थम गया। दोस्तों, इजराइल और हमास के दरमियान सीज फायर एक्सटेंशन पर मुज़ाकरात रुक गए हैं, जबकि सीज फायर के 42 दिन का पहला फेज पिछले शनिचर को ही खत्म हो चुका है। नेतन्याहू लगातार फर्स्ट फेज को खींचने और होस्टेजेस को आज़ाद करने की डिमांड कर रहा है, वरना बदले में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे रहा है, और ये उसी धमकी का एक और एक्सटेंशन था। बढ़ते आगे, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने मंडे को ये कहा कि गजा में खाना, दवा और शेल्टर के स्टॉक लिमिटेड हैं और इसराइल के एड डिलीवरीज रोकने के बाद जो मदद फ़लस्तीनियों के लिए भेजी गई थी वो जल्द ख़त्म हो सकती है। यूएन ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो कुछ भी पिछले हफ्तों में आया गजा में वो ज़्यादातर बढ़ चुका है। अब हम सामानों की कमी की वजह से दुकानों में मौजूद सामानों के दाम बढ़ते हुए देख रहे हैं। यही तो कालाबाजारी होती है। इसराइल ने संडे को गजा में 8 ट्रक्स के दाखिले को रोक दिया था और अब लगता है कि अगर ये रोक लंबी चल गई तो गजा में फिर से रोटी के लिए हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। अब 2 कट्टर मंत्रियों के
बयान सुन लें। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने ये कहा है कि गजा में जंग का अगला मरहला, अगला फेज ये होना चाहिए कि पूरी तरह से गजा पर कब्जा कर लिया जाए, मुंगेरी लाल, ताकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को अमल में लाया जा सके, जिसमें गजा की सारी आबादी को दूसरे मुल्कों में बसाया जाएगा। स्मोट्रिच ने द जेरूसलम पोस्ट से कहा कि गजा में जंग का अगला कदम बिजली और पानी को बंद करना होगा और एक ताकतवर और तेज हमला करते हुए गजा पर जहन्नुम का दरवाजा खोलना होगा, डोर ऑफ हेल। इसी तरह इजराइल के एक्स पुलिस मिनिस्टर, दूसरे कट्टरपंथी इतमार बेन-गुविन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की, जिन्होंने गजा में मदद भेजने वाले ट्रक्स की एंट्री को रोक दिया है। लेकिन बेन-गुविन इतने में कहां मानने वाला और कहां खुश होने वाला, वो तो अजीब किस्म का कट्टरपंथी है। उसने आगे कहा कि अभी और भी सख्त तरीके अपनाए जाने चाहिए, जैसे कि राशन और एड से भरे डिपो में या डिपोट्स को बॉम्ब से उड़ा देना, ताकि हमास को हार मनवाकर हमारे होस्टेजेस को वापस लाया जा सके। बेन-गुविन ने कहा, इसे मुमकिन बनाने के लिए गजा को पूरी तरह से मुश्किलों के मुंह में झोंक देना होगा। ये पढ़े लिखे मिनिस्टर्स, उनकी सोच है। सोचिए आम सेटलर्स जो जाहिल और एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं, वो क्या सोचते होंगे। ये तो राशन गोदामों को बम से उड़ाने की बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान की पुलिस ने एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जब्त किया है। इसमें बंदूकें हैं, AK-47 है, मैं बता देता हूँ, और पिस्टल वगैरह माउजर मुझे अब समझ में नहीं आते। इसमें कोल्ट्स हैं, क्लाशनिकोव हैं, M4 पिस्टल्स हैं और काफ़ी गोलियां भी हैं। 400 के लगभग ये फायर आर्म्स हैं जो साउथ ईस्टर्न ईरान में जब्त किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो है अभी इनसे कुछ गड़बड़ी फैलाने के आसार थे। अब इस पूरे जो हथियारों की स्मगलिंग का नेटवर्क है, उस पर नकेल कसने की ईरानी पुलिस कोशिश कर रही है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। यूएई ने एक नया बॉर्डर जो है क्रॉसिंग खोली है ओमान के साथ। ये उसकी तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत है। इसका नाम है वार्म बॉर्डर। और इससे होगा क्या कि ओमान और यूएई के बीच कनेक्टिविटी और बढ़िया हो जाएगी, टूरिस्ट बढ़िया तरीके से आ जा सकेंगे आसानी से। दूसरी बात, ट्रेड को पंख लग जाएंगे, एक इजी ट्रेड कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। और बताया गया है कि इससे जो है ओमान और यूएई दोनों की इकनॉमी में कुछ और बेहतरी आएगी। जाहिर सी बात है, सरहदें तभी खुली जाती हैं। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की गवर्नमेंट का एक अलग ना हो सकने वाला पार्ट है, वो उसका हिस्सा ही है। क्योंकि आजकल लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर नकेल कसने की बड़ी बातें, खबरें सामने आ रही हैं। देखिए आप, हिजबुल्लाह आउट ऑफ द फोकस है, खबरों से बाहर है। लेबनान की हुकूमत खबरों में है। वो कह रही है कि जंग शुरू करना और जंग ना करना ये हमारा फैसला होगा, कोई ग्रुप नहीं कर सकता। इसलिए ईरान कह रहे हैं कि हम लेबनान की हुकूमत के साथ हैं, वो हमारे दोस्त हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो उस हुकूमत का एक पार्ट है। हमारा सपोर्ट उनके लिए भी है। ईरान यहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह और लेबनान की हुकूमत के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।